नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार सीमांत और पर्वतीय इलाकों को देश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों से जोड़ने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है और वहीं इसी कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नैनी सैनी के हवाई अड्डे के संचालन का समझौता नागरिक उड्डयन के मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ। तो वहीं बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है कि केवल नैनी सैनी ही नहीं बल्कि गोचर और चिन्याली सोन के जो भी हवाई पट्टियों को भी चालू करने की दिशा में काम लगातार जारी है और इससे मुनिस्यारी, पंचाचूली और मिलम ग्लेशियरी के साथ साथ चोकुटी के भी जैसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों तक पहुंचना बेहद ही आसान होगा। साथ ही सीमांत इलाकों में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नैनी सैनी हवाई अड्डा हो, चाहे हमारा गौचर की हवाई पट्टी हो या हमारा चिन्याली सौड़ का हवाई पट्टी हो, इन सभी पट्टियों को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैंने भारत सरकार के माननीय मंत्री राम मोहन नायडू जी से भेंट करी थी। उनसे मैंने अनुरोध किया था कि हमारे ये जो छोटी हवाई पट्टियां हैं, उनमें छोटे विमान हमारे यहाँ संचालित किए जाएं। तो उस क्रम में पहले चरण में हमको नैनी सैनी हवाई अड्डे को भारत का जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उनके साथ कल हमारा प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में समझौता हुआ है। अब वो उसका संचालन वो करेंगे। उनके संचालन करने से हमको और सेवाएं मिलेंगी और इन सीमांत क्षेत्रों में सेवा मिलने से, चूँकि आज आदि कैलाश क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का आना जाना हो गया है, उनको सुविधा मिलेगी। पंचाचूली है, उसके आसपास हमारा मिलम ग्लेशियर है, मुनस्यारी का क्षेत्र है, चौकोड़ी का क्षेत्र है। उन सभी क्षेत्रों में लोग आसानी से जा पाएंगे, अच्छे स्थानों का भ्रमण कर पाएंगे, उनको भी सुविधा होगी और राज्य में पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, उनको अनेक रोजगार के अवसर भी उनको मिलेंगे। खबर देहरादून से ही है, जहां पर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI की और उत्तराखंड सरकार के बीच पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी एयरपोर्ट के अधिग्रहण को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बताते चले कि यह एयरपोर्ट लगभग 70 एकड़ क्षेत्र में फैला है और जिसकी टर्मिनल बिल्डिंग पीक टाइम में 40 यात्रियों की क्षमता रखती है। बताते चले कि एयरपोर्ट का एप्रन एक समय में 2 विमानों को जो है वो खड़ा करने में सक्षम था, जहां पर अधिग्रहण से एयरपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स में भी सुधार होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नैनी सैनी एयरपोर्ट के अलावा गोचर और सिन्यासिली सोंड एयर स्ट्रिप्स पर भी विकास के कार्य चल रहे हैं। इंडिया द्वारा देखिए, ये नैनी सैनी हवाई अड्डा हो, चाहे हमारा गौचर की हवाई पट्टी हो या हमारा चिन्याली सौड़ का हवाई पट्टी हो, इन सभी पट्टियों को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैंने भारत सरकार के माननीय मंत्री राम मोहन नायडू जी से भेंट करी थी। उनसे मैंने अनुरोध किया था कि हमारे ये जो छोटी हवाई पट्टियां हैं, उनमें छोटे विमान हमारे यहाँ संचालित किए जाएं। तो उस क्रम में पहले चरण में हमको नैनी सैनी हवाई अड्डे को भारत का जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उनके साथ कल हमारा प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में समझौता हुआ है। अब वो उसका संचालन वो करेंगे। उनके संचालन करने से हमको और सेवाएं मिलेंगी और इन सीमांत क्षेत्रों में सेवा मिलने से, चूँकि आज आदि कैलाश क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का आना जाना हो गया है, उनको सुविधा मिलेगी। पंचाचूली है, उसके आसपास हमारा मिलम ग्लेशियर है, मुनस्यारी का क्षेत्र है, चौकोड़ी का क्षेत्र है। उन सभी क्षेत्रों में लोग आसानी से जा पाएंगे, अच्छे स्थानों का भ्रमण कर पाएंगे, उनको भी सुविधा होगी और राज्य में पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, उनको अनेक रोजगार के अवसर भी उनको मिलेंगे। अब खबर मसूरी से है, जहां मंगलवार यानी कि आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आंदोलनकारियों के साथ साथ शहीद परिवारों को शॉल उड़ाकर फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। बताते चले कि इस अवसर पर रावत ने कहा कि इन्हीं शहीदों के बलिदान से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है और अब जरूरत है कि राज्य की नई दिशा और सोच को तय करना है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार विकास के नाम पर राज्य की जमीनें बेच रही है और जिससे जब जमीन नहीं बचेगी तो जंगल और संस्कृति कैसे बचेगी। रावत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन की योजनाओं को डंप कर दिया गया और जहां उत्तराखंड के लिए बनाया गया विकास मॉडल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ठीक रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा आपको अपनी सोच को परिमार्जित करते रहना पड़ता है। आज मैं भी अपनी सोच को परिमार्जित करने के लिए यहाँ आया हूँ और आंदोलनकारियों के साथ हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ नेता भी आए हैं। हम लोग बैठेंगे। हमने जब राज्य बना उसके 14 साल तक 2014 तक केवल उत्तर प्रदेश के मॉडल को हम फॉलो करते रहे। मैंने उसमें कुछ परिवर्तन लाने का, हमारी सरकार ने 2014 के बाद कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया। कई नई पहलें प्रारंभ की, कई नई सोचें आगे बढ़ाई, लेकिन 2017 के बाद उन सोचों को डंप कर दिया गया, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। और आज इसीलिए जल जंगल और ज़मीन की बात हो रही है। ज़मीन बिक रही है, ज़मीन चली जाएगी तो परिवेश, जंगल कहाँ से बचेंगे? जंगल नहीं और परिवेश नहीं बचेगा तो संस्कृति कहाँ से बचेगी? आज गंभीर सवाल उत्तराखंड के सामने खड़े हो गए हैं। और जल जमीन जंगल नहीं रहेंगे तो बच्चों का भविष्य कहाँ रहेगा? उत्तराखंड के रूप में हमारा अस्तित्व कहाँ पर रहेगा? उनका बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने कुछ गढ़वाली में, कुछ कुमाऊनी में बोलते, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। उन्होंने हमारे झुंगरे की खीर को, मडवे को, फाणू को, भटवानी को, चुरकानी को, थिचवानी को, उन सब चीज़ों को याद किया, दोहराया। अच्छी बात है ना, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो उसका माने है। और हम तो 2014 से लगातार मडवा कह रहे थे। आप जब देश ने उसी थाप पर नाचना शुरू किया, अब काले भट्टों की बात सब जगह होने लगी, तो ये अच्छा लगता है। और इसमें कोई वो नहीं है। बस तकलीफ़ केवल इतनी है कि जो बुनियादी सवाल उत्तराखंड के सामने, पलायन, बेरोजगारी, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की हम उम्मीद कर रहे थे, जिससे प्रधानमंत्री ये कहते कि अगले 25 साल में इसका निराकरण हो जाएगा, ये सब रास्ते पर, सुव्यवस्थित रास्ते पर आ जाएगा। उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। अस्थायी राजधानी है, कहाँ हो, जहाँ भी होगी भाई पैसा तो चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं दिया। धराली से लेकर के थराली तक का सवाल अभी खड़ा है, आपदा का सवाल खड़ा है। 433 या 34 गांव ऐसे हैं जो खतरे की जद में है। शायद इस दौरान 10 साल के अंदर कुछ और बढ़ गए होंगे। उनको राज्य अपनी सामर्थ्य से पुनर्वासित नहीं कर सकता है। उस पर कुछ नहीं कहा। उसके लिए हमको खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके बाद राजधानी से लेकर सीमावर्ती राज्यों तक सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। आपको बताते चले कि धमाके में लगभग 10 लोगों की मौत और कई लोग घायल होने की सूचना के बाद उत्तराखंड की पुलिस ने राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से चाक चौबंद कर दी है। तो वहीं बताते चले कि कोटद्वार के कोरिया चेक पोस्ट पर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा होने के कारण संवेदनशील बेहद माना जा रहा है। देखिए कोटद्वार से अंजना गोयल की है रिपोर्ट। लगातार वाहनों की चेकिंग करवा रहे हैं और किसी भी तरह की कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु हम चेक कर रहे हैं और ये चेकिंग लगातार जारी रहेगी। सिद्धबली बैरियर पर और इधर दुर्गापुरी चौक, रेड लाइट जो हमारी मेन चौक है, तिलू रोतली चौक, वहाँ पर भी हमने चेकिंग की है और हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां उपनल के कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर जमकर हंगामा किया। बताते चले कि परेड ग्राउंड के सामने कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है, जहां प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक उनके स्थायीकरण की मांग को कोई ठोस कदम उसको लेकर नहीं उठाया गया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। बताते चले कि उपनल के कर्मचारियों के हड़ताल का असर दून अस्पताल में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां बिलिंग काउंटर
कार्यरत उपनल के कर्मचारियों की हड़ताल किए जाने के बाद अब प्रशासन ने उनकी जगह नए कर्मचारियों को नियुक्त किया है, लेकिन अनुभव की कमी के चलते मरीजों को पर्चा बनवाने में भी घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए, लंबी लाइन तो रूटीन है हमारे पास, क्योंकि ओपीडी में जो हमारी भीड़ है वो लगभग हर रोज़ 2-2.5 हज़ार के आसपास हमारी रहती ही रहती है, 2.5 हज़ार के आसपास रहती है। तो अभी जैसे 1 बजने वाला है, 2 बजे तक हमारी ये भीड़ सब जगह मिलेगी और इमरजेंसी में करीब 3 से 4 बजे तक रहती ही रहती है। अब उपनल के कर्मचारी जाने की वजह से दिक्कत तो हम लोगों को आ रही है, लेकिन हमने इनको पहले से इस पे काम किया हुआ था, तो इनके हमने अल्टरनेट पहले से रखे हुए थे। शनिवार से ही हमने इनकी तैयारी कर ली थी। जैसे कि आप बिलिंग की बात कर रहे हैं, जिसके वजह से भीड़ लगती है, बिलिंग काउंटर में हमारे 14 काउंटर्स में से 8 केवल उपनल के कर्मचारी थे, बाकी हमारे और अन्य संवर्ग के कर्मचारी थे। तो 8 का रिप्लेसमेंट हमने पहले ही दे दिया था। शनिवार को उनसे हमने बिलिंग भी करवाई थी। पर होता क्या है कि जब नया आदमी सिस्टम में बैठता है, नया प्रोग्राम में बैठता है, तो उसका समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसलिए वो लाइन थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। अदरवाइज़ हमारे कोई भी काउंटर बंद नहीं हुए हैं, हमारे सारे की सारी व्यवस्था ठीक चल रही है। दूसरा संवर्ग हमारा जो अफेक्ट होता है वो है नर्सिंग का। नर्सिंग में हमारे पास करीब लगभग 59 नर्सेज हैं उपनल की, और इसके अलावा हमारे पास करीब 350 परमानेंट नर्सेज भी हैं। तो नर्सिंग कैडर में हमारा कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है। देखिए, हर आदमी की इंपॉर्टेंस होती है, जाएगा तो काम अफेक्ट करता ही है, लेकिन पूरा सिस्टम उसमें दिक्कत में नहीं आया है। फिर हमारा फार्मासिस्ट कैडर आ जाता है। फार्मासिस्ट कैडर में हमारे पास केवल 3 उपनल के फार्मासिस्ट थे, तो उनके वजह से हमें कोई दिक्कत हुई नहीं है, हमारा काम हो गया था। सफाई कर्मचारियों में हमारे पास 106 उपनल के कर्मचारी हैं। वो हमारे आईपीडी बिल्डिंग देख रहे थे। उस दिक्कत को कम करने के लिए हमने जो हमारा बाकी का टेंडर है, वो हमारा एक टेंडर हमारा और है इसके अलावा, जो कि ओपीडी, इमरजेंसी और मेडिकल कॉलेज देखता है। तो वहाँ से मोबिलाइज करके हम उसको ये सफाई के काम उनसे करवा रहे हैं। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित सभागार में मंगलवार यानी कि आज सांसद के टिहरी गढ़वाल माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में जिला विकास के समन्वय एवं निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की गई, जहां सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके। तो वहीं उन्होंने लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और जन शिकायत निवारण करने के लिए भी विशेष ध्यान देते हुए निर्देशित किया है। बताते चले कि बैठक में सांसद शाह ने पीएमजीएसवाई की सड़क निर्माण परियोजनाओं, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और बीएसएनएल की सेवाओं की उपलब्धता को लेकर भी चिंता व्यक्त की है और सुधार के निर्देश उनकी ओर से दिए गए। बैठक में बहुत से डिपार्टमेंट्स का काम अच्छी तरह से हुआ है। कोई रोड का प्रॉब्लम है वो कर ही रहे हैं। बीएसएनएल का तो यही है, मगर वो तो थोड़ा लोगों में समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हो रहा है। इसके बारे में डीएम साहब ने भी बताते हैं, हम लोग सब में बताते हैं कि क्यों समय लग रहा है। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो नहीं पहुँचे हैं, जब वो आ जाएंगे वो हो जाएंगे। वैसे तो नॉर्मली चला, मीटिंग अच्छे रहा, और नए जो आए हैं हमारे जो सदस्य लोग आए हैं, उन लोगों का भी फर्स्ट मीटिंग था, तो वो लोग भी अटेंड किए अच्छी तरह से। अब वो लोग भी कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। और डीएम साहब का बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, उनका बहुत हेल्प मिल रहा है सभी को, सभी मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है ठीक चल रहा है सब चीज़। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा के मुख्यालय देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष
बर्थवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य आंदोलनकारियों के हित में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आंदोलनकारियों की पेंशन 4500 से बढ़ाकर 5500 और 6000 से बढ़ाकर 7000 कर दी गई है। तो वहीं दिव्यांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 करने का निर्णय सरकार ने लिया। और जहां सुभाष ने यह भी जानकारी दी है कि सरकार ने शहीद स्थलों, सड़कों, अस्पतालों और विद्यालयों का नामकरण आंदोलन के शहीदों के नाम पर करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन कदमों से राज्य के निर्माण आंदोलनकारियों का सम्मान बढ़ा रहे हैं। दिया है और इतिहास वो रचते ही आ रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन किसी सरकार का, किसी मुख्यमंत्री का हुआ तो वो पुनरावृत्ति जो है धामी जी के ही जो है शासनकाल में हुई। वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार सरकार बनी। और राज्य आंदोलनकारियों के संदर्भ में कह रहा हूं कि दो बार सुविधाओं को देने का काम हुआ। उन्हीं के कार्यकाल में 10% क्षैतिज आरक्षण हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में पहले जो है वृद्धि हुई, और उन्हीं के कार्यकाल में ये जो मैंने आपको अभी जो है पढ़कर सुनाया, तो ये जो 9 घोषणाएं हुई हैं, ये एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक साथ किसी समय पर हुई हूँ, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक बिरला ही जो है एक काम हुआ है। और जो मैंने तमाम डिटेल आपको बताई है कि उन्होंने जो हमारी जो है 4,500 रुपये जो पेंशन थी उसको 5.5 कर दिया है, जो 6 थी उसको 7 कर दिया है, जो हमारे दिव्यांग थे उनकी जो पेंशन थी जो उसको 20,000 से 30,000 कर दिया है, 2 मेडिकल अटेंडेंट उनको दे दिए हैं। जो शहीद स्थल हैं उत्तराखंड के अंदर जहाँ जहाँ पर भी होंगे उनको सरकार जो है संरक्षित संवर्धित करने का काम करेगी। इसके अलावा जो है जो सड़कें हैं, पार्क हैं, अस्पताल हैं, विद्यालय हैं, उनको उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों के नाम पर उनका जो है नामकरण होगा। इस तरह की जो घोषणाएं उन्होंने की हैं, चिन्हीकरण खोलने का जो सबसे बड़ा काम हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक काम है। और जो लोग रह गए हैं उनका चिन्हीकरण होगा। जो समग्र विकास की तरफ उत्तराखंड को ले जाने का काम माननीय धामी जी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम सभी आंदोलनकारी उसमें समाहित होकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाने का काम उत्तराखंड को करेंगे। खबर देहरादून से ही है, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में परिसंपत्तियों के क्रय और विक्रय के वर्चुअल रजिस्ट्रेशन से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रणाली में लागू होने से व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और जहां समय की बचत भी होगी, तो वहीं परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी। उन्होंने अधिकारियों से यह कहा है कि वर्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रणाली में क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाए और तय समय सीमा में ही इसे लागू किया जाए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावित एप्लीकेशन या फिर पोर्टल में ऐसा प्रावधान किया जाए कि जिससे कि भूमि के क्रय और विक्रय से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे ही राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय, पंजीकरण विभाग और अन्य एजेंसियों के बीच ऑटो मोड में पेपरलेस प्रक्रिया में साझा हो सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल सिस्टम न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा बल्कि जनता को तेज और पारदर्शी सेवाएं भी प्रदान करेगा। अब खबर कालाडूंगी से है, जहां क्षेत्र के चकलुआ ग्राम में एक गुलदार के घर में घुस जाने से हड़कंप मच गया। तो वहीं आपको बता दें कि गुलदार ने घर के अंदर बंधे पालतू जानवर पर हमला करते हुए उसे अपना निवाला बना लिया। यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से गुलदार कालाडूंगी और गदगदिया रेंज में सटे गांवों में लगातार आतंक उसके और मचाया हुआ है। और जहां ग्रामीणों ने यह भी जानकारी दी है कि रात के समय गुलदार घरों के आसपास मंडराता हुआ देखा गया है और अब तक कई कुत्तों और मवेशियों पर हमला भी किया जा चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि घटना के बाद क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया है और जहां रतनपुर, गुलजारपुर, बंकी और बिदारापुर के साथ साथ रामपुर के ग्रामीणों में दहशत का माहौल पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। बता दें कि ग्रामीण गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग कर रहे हैं और जहां ग्राम प्रधान आशा मेहरा ने कहा है कि लगातार हो रहे हमलों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की समिति की बैठक में राज्य की ओर से प्रस्तुत किए गए जाने वाले विषयों पर एजेंडा तैयार करने का संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बताते चले कि मुख्य सचिव का कहना है कि जिन विभागों में अब तक अपने प्रस्तावित एजेंडे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, वे शीघ्र ही रिपोर्ट को तैयार कर दे, ताकि बैठक में राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावी ढंग से बातचीत की जा सके। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि एजेंडे में भारत सरकार से अपेक्षित सहयोग या संशोधन के सभी बिंदुओं का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण अवश्य शामिल किया जाए। तो वही बता दें कि मुख्य सचिव वर्धन ने समाज कल्याण विभाग को जेनसारी शब्द संशोधन और विषयक प्रकरण को अनुसूचित जनजाति के मंत्रालय के पोर्टल पर भी प्रस्तुत करने और आवश्यक हो तो विधायी स्तर पर भी संशोधन के लिए कानूनी परामर्श लेने के निर्देश दिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।